नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज में पिछले वीडियो में हमने लाग्रांज की कहानी सुनी। इस वीडियो में हम हैमिल्टन की कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हैमिल्टन ने अपना शोध प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स से शुरू किया। उन्होंने देखा कि प्रकाश की किरणें हमेशा वो रास्ता चुनती हैं जिसमें सबसे कम समय लगे। इसे फर्मेट्स प्रिंसिपल कहा जाता है। हैमिल्टन ने सोचा कि क्या मैकेनिक्स में भी ऐसा ही कोई सिद्धांत काम करता है। लाग्रांज ने पहले ही प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन दिया था, जो कहता था कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की गति ऐसी होती है कि एक्शन नामक एक क्वांटिटी का मान मिनिमम या स्टेशनरी होता है। हैमिल्टन ने इस विचार को गहराई से समझा और एक नया मैथमेटिकल फ्रेमवर्क विकसित किया। हैमिल्टन एक चाइल्ड प्रोडिजी थे। 13 साल की उम्र तक उन्हें 13 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें संस्कृत, फारसी और अरबी भी शामिल थीं। लाग्रांज ने लाग्रांजियन दिया था, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंतर के बराबर होता है। हैमिल्टन ने एक अलग फंक्शन प्रस्तुत किया जिसे आज हैमिल्टोनियन कहा जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होता है। सरल शब्दों में हैमिल्टोनियन सिस्टम की कुल ऊर्जा को दर्शाता है। लेकिन असली क्रांति केवल फंक्शन बदलने में नहीं थी। हैमिल्टन ने वेरिएबल्स की पूरी पद्धति ही बदल दी। लाग्रांज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटीज का उपयोग करते थे। हैमिल्टन ने कहा कि वेलोसिटी के बजाय मोमेंटम का उपयोग करना ज्यादा उपयोगी है। अब सिस्टम की स्थिति को बताने के लिए दो चीजों की जरूरत थी, कोऑर्डिनेट और मोमेंटम। हैमिल्टन ने दो अत्यंत सुंदर समीकरण दिए, जिन्हें कैनोनिकल इक्वेशंस या हैमिल्टन्स इक्वेशंस कहा जाता है। पहला समीकरण बताता है कि कोऑर्डिनेट कैसे बदलता है मोमेंटम के कारण। दूसरा समीकरण बताता है कि मोमेंटम कैसे बदलता है कोऑर्डिनेट के कारण। एक में धनात्मक चिन्ह है, दूसरे में ऋणात्मक। ये संतुलन प्रकृति की गहरी सममिति को दर्शाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, जबकि न्यूटन और लाग्रांज के समीकरण सेकंड ऑर्डर थे। इसका मतलब है कि हैमिल्टन के समीकरणों को हल करना कई बार आसान होता है, खासकर न्यूमेरिकल मेथड से। फिर से वही सिंपल पेंडुलम को लेते हैं। मान लीजिए पेंडुलम का कोण थीटा है। लाग्रांजियन था L equals 1/2 ml squared theta dot square plus mgl cos theta। अब जनरलाइज्ड मोमेंटम निकालते हैं। P equals partial differential L partial differential theta dot equals ml squared theta dot। अब हैमिल्टोनियन बनाते हैं। H equals P squared 2 ml squared minus mgl cos theta। ये पेंडुलम की कुल ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हैमिल्टन के समीकरण लागू करते हैं। d theta by dt equals partial differential H partial differential P equals p ml squared and dp dt equals partial differential H partial differential theta equals mgl sin theta। ये दो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस पेंडुलम की पूरी गति को बताते हैं। हैमिल्टन का सबसे क्रांतिकारी विचार था फेज स्पेस की अवधारणा। ये एक विशेष प्रकार का स्थान है जहां हर बिंदु सिस्टम की एक कंप्लीट स्टेट को दर्शाता है। उदाहरण के लिए सिंपल पेंडुलम के लिए फेज स्पेस 2 डायमेंशनल है। एक एक्सिस पर एंगल थीटा है, दूसरे एक्सिस पर मोमेंटम p है। फेज स्पेस में हर बिंदु पेंडुलम की एक विशेष स्थिति को बताता है कि पेंडुलम कहां है और कितनी तेजी से घूम रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है, ये बिंदु फेज स्पेस में एक पाथ बनाता है जिसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये ट्रेजेक्ट्री सिस्टम के इवोल्यूशन को दर्शाता है। अलग अलग इनिशियल कंडीशन से शुरू करने पर अलग अलग ट्रेजेक्ट्रीज मिलती हैं, लेकिन वे कभी एक दूसरे को नहीं काटती। फेज स्पेस की ये अवधारणा इतनी शक्तिशाली सिद्ध हुई कि आज पूरा डायनामिकल सिस्टम्स थ्योरी, केओस थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसी पर आधारित है। हैमिल्टन के सबसे उन्नत योगदानों में से एक हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन है। यह समीकरण मैकेनिक्स की समस्या को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल देता है। यदि आप इस एक समीकरण को हल कर लें, तो सिस्टम की पूरी गति आपको मिल जाती है। हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन ने मैकेनिक्स और वेव प्रिंसिपल के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया। बाद में जब क्वांटम मैकेनिक्स का विकास हुआ, तो श्रोडिंगर ने अपनी प्रसिद्ध वेव इक्वेशन इसी हैमिल्टन-जैकोबी इक्वेशन से प्रेरित होकर बनाई। हैमिल्टन ने दिखाया कि आप Q, P वेरिएबल्स को किसी भी दूसरे वेरिएबल्स Q, P में बदल सकते हैं, और यदि परिवर्तन सही तरीके से किया जाए तो हैमिल्टन के समीकरण उसी रूप में रहते हैं। ऐसे परिवर्तन को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार किसी समस्या को हल करना एक सेट ऑफ वेरिएबल्स में कठिन होता है, लेकिन दूसरे सेट में बहुत आसान हो जाता है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें वो स्वतंत्रता देता है। हैमिल्टन का एक और महान योगदान क्वोटर्नियंस की खोज था। 1843 में जब वे अपनी पत्नी के साथ डबलिन में एक पुल पार कर रहे थे, अचानक उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने तुरंत पुल की रेलिंग पर एक सूत्र खोद दिया। क्वोटर्नियंस एक नई प्रकार की संख्या प्रणाली थी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से आगे जाती थी। आज क्वोटर्नियंस का उपयोग कंप्यूटर ग्राफिक्स, रोबोटिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। आज जब फिजिसिस्ट किसी नए सिद्धांत पर काम करते हैं, तो वे सबसे पहले उसका हैमिल्टोनियन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हैमिल्टोनियन बता देता है कि सिस्टम की एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन लॉज क्या हैं और एवोल्यूशन कैसे होगा। हैमिल्टन के कार्य से पूर्व ही फ्रांस में एक और महान वैज्ञानिक पियरे साइमन लाप्लास क्लासिकल मैकेनिक्स के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके थे। लाप्लास ने न्यूटन की मैकेनिक्स को खगोल विज्ञान पर लागू करके सौर मंडल की स्टेबिलिटी को समझाया।
उनकी महान कृति मैकेनिक सेलेस्ट में दिखाया कि ग्रहों की गति पूरी तरह से यांत्रिक नियमों से समझी जा सकती है। उन्होंने डिटर्मिनिज्म की अवधारणा को बहुत गहराई से समझा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज के अगले और अंतिम वीडियो में हम लाप्लास की कहानी को सुनेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी मैकेनिक्स सबसे इंटरेस्टिंग लगी, न्यूटन की, लाग्रांज की या हैमिल्टन की। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।